फ्रेंड, वेलकम टू अवर मस्तूरा क्लासेस। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एनसीईआरटी क्लास 9th इकोनॉमिक्स चैप्टर फर्स्ट। जो हमारा चैप्टर फर्स्ट है वो क्या है? पालमपुर गांव की कहानी। आज हम इसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम अवलोकन करते हैं। इस कहानी का उद्देश्य उत्पादन से संबंधित कुछ मूल विचारों से परिचय कराना है और ऐसा हम एक काल्पनिक गांव पालमपुर की कहानी के माध्यम से कर रहे हैं। पालमपुर में खेती मुख्य क्रिया है, जबकि अन्य कई क्रियाएं जैसे लघु स्तरीय विनिर्माण, डेयरी, परिवहन आदि सीमित स्तर पर की जाती है। इन उत्पादन क्रियाओं के लिए विभिन्न प्रकार के संसाधनों की आवश्यकता होती है, यथा प्राकृतिक संसाधन, मानव निर्मित वस्तुएं, मानव प्रयास, मुद्रा आदि। पालमपुर की कहानी से हमें विदित होगा कि गांव में इच्छित वस्तुएं और सेवाओं को उत्पादित करने के लिए विभिन्न संसाधन किस प्रकार समायोजित होते हैं। परिचय। पालमपुर आस पड़ोस के गांव और कस्बों से भली भांति जुड़ा हुआ है। एक बड़ा गांव रायगंज पालमपुर से 3 किलोमीटर की दूरी पर है। प्रत्येक मौसम में यह सड़क गांव को रायगंज और उससे आगे निकटतम छोटे कस्बे शाहपुर से जोड़ती है। इस सड़क पर गुड़ और अन्य वस्तुओं से लदी हुई बैलगाड़ियां, भैंसा बग्घी से लेकर अन्य कई तरह के वाहन जैसे मोटरसाइकिल, जीप, ट्रैक्टर और ट्रक तक देखे जा सकते हैं। इस गांव में विभिन्न जातियों के लगभग 450 परिवार रहते हैं। गांव में अधिकांश भूमि के स्वामी उच्च जाति के 80 परिवार हैं। उनके मकान, जिनमें से कुछ बहुत बड़े हैं, ईंट और सीमेंट के बने हुए हैं। अनुसूचित जाति दलित के लोगों की संख्या गांव की कुल जनसंख्या का 1/3 है और वे गांव के एक कोने में काफी छोटे घरों में रहते हैं, जिनमें कुछ मिट्टी और फूस के बने घर होते हैं। अधिकांश के घरों में तो बिजली भी नहीं है। खेतों में सभी नलकूप बिजली से ही चलते हैं और इसका उपयोग विभिन्न प्रकार के छोटे कार्यों के लिए किया जाता है। पालमपुर में 2 प्राथमिक विद्यालय हैं और एक हाई स्कूल है। गांव में एक राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है और एक निजी औषधालय है, जहां रोगियों का उपचार किया जाता है। जैसे कि हम ये गांव का दृश्य देख सकते हैं, हमको पालमपुर गांव का एक दृश्य दिखाया गया है। उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि पालमपुर में सड़कों, परिवहनों के साधनों, बिजली, सिंचाई, विद्यालय और स्वास्थ्य केंद्रों का पर्याप्त विकसित तंत्र है। इन सुविधाओं की तुलना अपने निकट के गांव में उपलब्ध सुविधाओं से कीजिए। एक काल्पनिक गांव पालमपुर की कहानी हमें किसी भी गांव में विभिन्न प्रकार की उत्पादन संबंधी गतिविधियों के बारे में बताएगी। भारत के गाँव में खेती उत्पादन की प्रमुख गतिविधि है। अन्य उत्पादन गतिविधियों में जिन्हें गैर कृषि क्रियाएं कहा गया है, लघु निर्माण, परिवहन, दुकानदारी आदि शामिल है। हम उत्पादन के बारे में कुछ सामान्य बातें जानने के बाद इन दोनों प्रकार की क्रियाओं पर विचार करेंगे। तो हम आगे देखते हैं। यहाँ पर उत्पादन संगठन। उत्पादन का उद्देश्य ऐसी वस्तुएं और सेवाओं उत्पादित करना है जिनकी हमें आवश्यकता है। वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिए 4 चीजें आवश्यक है। पहली आवश्यकता क्या है हमारी उत्पादन के लिए? भूमि, अन्य प्राकृतिक संसाधन जैसे कि जल, वन, खनिज। दूसरी आवश्यकता है श्रम, अर्थात जो लोग काम करेंगे। कुछ उत्पादन क्रियाओं में जरूरी कार्यों को करने के लिए बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे जो कर्मचारी होते हैं उनकी ज़रूरत है। दूसरी क्रिया के लिए शारीरिक कार्य करने वाले श्रमिकों की ज़रूरत है। प्रत्येक श्रमिक उत्पादन के लिए आवश्यक श्रम प्रदान करता है। तीसरी आवश्यकता है भौतिक पूंजी है, अर्थात उत्पादन के प्रत्येक स्तर पर अपेक्षित कई तरह के आगत। क्या आप जानते हैं कि भौतिक पूंजी के अंतर्गत कौन कौन सी मदें आती है? औजार, मशीन, भवन, औजारों तथा मशीनों में अत्यंत साधारण औजार जैसे किसान का हल से लेकर परिष्कृत मशीनें जैसे जनरेटर, टरबाइन, कंप्यूटर आदि आते हैं। औजारों, मशीनों और भवनों का उत्पादन में कई वर्षों तक प्रयोग होता है और इन्हें स्थायी पूंजी कहा जाता है। कच्चा माल और नकद मुद्रा। उत्पादन में कई प्रकार के कच्चे माल की आवश्यकता होती है, जैसे बुनकर द्वारा प्रयोग किए जाने वाला सूत, कुम्हारों द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली मिट्टी। उत्पादन के दौरान भुगतान करने तथा जरूरी माल खरीदने के लिए कुछ पैसों की भी आवश्यकता होती है। कच्चा माल तथा नकद पैसों के कार्यशील पूंजी कहते हैं
औजारों, मशीनों तथा भवनों से भिन्न ये चीज़ें उत्पादन क्रिया के दौरान समाप्त हो जाती है। एक चौथी आवश्यकता भी होती है। आपको स्वयं उपभोग हेतु, बाजार में बिक्री हेतु उत्पादन करने के लिए भूमि, श्रम और भौतिक पूंजी को एक साथ करने योग्य बनाने के लिए और उद्यम की आवश्यकता पड़ेगी। आजकल इसे मानव पूंजी कहा जाता है। मानव पूंजी के विषय में और अधिक अध्ययन हम अगले अध्याय में करेंगे। जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हैं, कारखाने में मशीनों पर कार्य करते श्रमिक हमको दिखाई दे रहे हैं। चित्र में उत्पादन में प्रयुक्त भूमि, श्रम और स्थायी पूंजी की पहचान कीजिए। उत्पादन भूमि, श्रम और पूंजी को संयोजित करके संगठित होता है, जिन्हें उत्पादन के कारक कहा जाता है। पालमपुर की कहानी को पढ़ने के क्रम में हम उत्पादन के प्रथम 3 कारकों के बारे में और अधिक सीखेंगे। सुविधा के लिए इस अध्याय में हम भौतिक पूंजी को पूंजी कहेंगे। पालमपुर की खेती। भूमि स्तर स्थिर है। पालमपुर में खेती उत्पादन की प्रमुख क्रियाएं हैं। काम करने वालों में 75% लोग अपनी जीविका के लिए खेती पर निर्भर हैं। वे किसान अथवा कृषि श्रमिकों हो सकते हैं। इन लोगों का हित खेतों में उत्पादन से जुड़ा हुआ है। लेकिन याद रखिए, कृषि उत्पादन में एक मूलभूत कठिनाई है। खेती में प्रयुक्त भूमि क्षेत्र वस्तुतः स्थिर होता है। पालमपुर में वर्ष 1960 से आज तक जुताई के अंतर्गत भूमि क्षेत्र में कोई विस्तार नहीं हुआ है। उस समय तक गांव की कुछ बंजर भूमि को कृषि योग्य भूमि में बदल दिया गया था। नई भूमि को खेती योग्य बनाकर कृषि उत्पादन को और बढ़ाने की कोई गुंजाइश नहीं है। भूमि मापने की मानक इकाई हेक्टेयर है। यद्यपि गाँव में भूमि का माप बीघा, गुंठा आदि जैसी क्षेत्रीय इकाइयों में भी किया जाता है। 1 हेक्टेयर 100 मीटर की भुजा वाले वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर होता है। क्या आप 1 हेक्टेयर के मैदान के क्षेत्र की तुलना अपने स्कूल के मैदान से कर सकते हैं? दूसरा, क्या उसी भूमि से अधिक पैदावार करने का कोई और तरीका हो सकता है? यहाँ जिस प्रकार की फसल पैदा की जाती है और जैसी सुविधाएं उपलब्ध है, उन्हें देखते हुए पालमपुर उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भाग के गांव की तरह लगता है। पालमपुर में समस्त भूमि पर खेती की जाती है। कोई भूमि बेकार नहीं छोड़ी जाती। बरसात के मौसम में खरीफ में किसान ज्वार और बाजरा उगाते हैं। इन पौधों को पशुओं के चारे के लिए प्रयोग में लाया जाता है। इसके बाद अक्टूबर और नवंबर के बीच आलू की खेती होती है। सर्दी के मौसम में रबी के खेतों में गेहूं उगाया जाता है। उत्पादित गेहूं में से परिवार के खाने के लिए रखकर शेष गेहूं किसान रायगढ़ की मंडी में बेच देते हैं। भूमि के एक भाग में गन्ने की खेती भी की जाती है, जिसकी वर्ष में एक बार कटाई होती है। गन्ना अपने कच्चे रूप में या गुड़ के रूप में शाहपुर के व्यापारियों को बेचा जाता है। पालमपुर में एक वर्ष में किसान 3 अलग अलग फसलें इसलिए पैदा करते हैं क्योंकि वह सिंचाई की सुविकसित व्यवस्था है। पालमपुर में बिजली जल्दी ही आ गई थी। उसका मुख्य प्रभाव यह पड़ा कि सिंचाई की पद्धति ही बदल गई। तब तक किसान कुएं में रहट द्वारा पानी निकालकर छोटे छोटे खेतों की सिंचाई किया करते थे। लोगों ने देखा कि बिजली से चलने वाले नलकूपों से ज़्यादा प्रभावकारी ढंग से अधिक क्षेत्र में सिंचाई की जा सकती है। प्रारंभ में कुछ नलकूप सरकार द्वारा लगाए गए थे, पर जल्दी ही किसानों ने अपने निजी नलकूप लगाने प्रारंभ कर दिए। परिणाम स्वरूप 1970 के दशक में मध्य तक 200 हेक्टेयर पर पूरे जुते हुए क्षेत्र की सिंचाई होने लगी। भारत में सभी गांवों में ऐसी उच्च स्तर की सिंचाई व्यवस्था नहीं है। नदी मैदानों के अतिरिक्त हमारे देश में तटीय क्षेत्रों में अच्छी सिंचाई होती है। इसके विपरीत पठारी क्षेत्रों जैसे कि दक्षिणी पठार में सिंचाई कम होती है। देश में आज भी कुल कृषि क्षेत्र के 40% से भी कम क्षेत्र में ही सिंचाई होती है। शेष क्षेत्रों में खेती मुख्यतः वर्षा पर निर्भर है। एक वर्ष में किसी भूमि पर एक से ज़्यादा फसलें पैदा करने को क्या बहुविध फसल प्रणाली कहते हैं। यह भूमि के किसी एक टुकड़े में उपज बढ़ाने की सबसे सामान्य प्रणाली है। पालमपुर में सभी किसान कम से कम 2 मुख्य फसलें पैदा करते हैं। कई किसान पिछले 15-20 वर्षों से तीसरी फसल के रूप में आलू पैदा कर रहे हैं। विभिन्न फसलें, हम यहाँ पर विभिन्न फसलों को देख सकते हैं। गेहूँ, बाजरा, गन्ना, आलू। आइए चर्चा करते हैं। सारणी 1.1 में 10 लाख मिलियन हेक्टेयर की इकाइयों में भारत में कृषि क्षेत्र को दिखाया गया है। सारणी के नीचे दिए गए आरेख में इसे चित्रित करें। आरेख क्या दिखाता है, कक्षा में चर्चा करें। क्या सिंचाई के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र को बढ़ाना आवश्यक है और क्यों है?
हम जैसे सारणी देख सकते हैं, संबंधित वर्षा में जुताई क्षेत्र 1950 से 51 में कितनी मिलियन हेक्टेयर, 129 मिलियन हेक्टेयर थी। 1990 से 91 में 157 थी। 2000 से 2001 तक 156, 2010 से 2011 में 156, 2011 से 2012 में 156, 2012 से 2013 में 157, 2013 से 14 में 156 और 2014 से 15 में 155 मिलियन हेक्टेयर हो गई है। पॉकेट बुक ऑफ एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक्स 2017 आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय, कृषि निगम और किसान कल्याण विभाग द्वारा इसको घोषित किया गया है। तो हम यहाँ पर इसका ये डायग्राम देख सकते हैं, बार ग्राफ हमको दिखाया गया है, जुताई क्षेत्र मिलियन हेक्टेयर में और इसके वर्ष हमको दिखाए गए हैं। आप पालमपुर में पैदा की जाने वाली फसलों के बारे में पढ़ चुके हैं। अपने क्षेत्र में पैदा की जाने वाली फसलों की सूचना के आधार पर निम्न सारणी को भरिए। आपने देखा है कि एक ही जमीन के टुकड़े से उत्पादन बढ़ाने का एक तरीका बहुविध फसल प्रणाली है। दूसरा तरीका अधिक उपज के लिए खेती में आधुनिक कृषि विधियां का प्रयोग करना है। उपज को भूमि के किसी टुकड़े में एक ही मौसम में पैदा की गई फसल के रूप में मापा जाता है। 1960 के दशक के मध्य खेती में पारंपरिक बीजों का प्रयोग किया जाता था, जिनकी उपज अपेक्षाकृत कम थी। परंपरागत बीजों को कम सिंचाई की आवश्यकता होती थी। किसान उर्वरकों के रूप में गाय के गोबर या दूसरी प्राकृतिक खाद का प्रयोग करते थे। यह सब किसानों के पास तत्काल ही उपलब्ध थे, उन्हें इनको खरीदना नहीं पड़ता था। 1960 के दशक के अंत में हरित क्रांति ने भारतीय किसानों को और अधिक उपज वाले बीजों HYV के द्वारा गेहूं और चावल की खेती करने के तरीके सिखाए। परंपरागत बीजों की तुलना में HYV बीजों से एक ही पौधे से ज़्यादा, जैसे कि हम देख सकते हैं, अधिक उपज वाले बीज। आधुनिक कुछ कृषि विधियां हैं यहाँ पर, उर्वरक, कीटनाशक, सिंचाई के लिए नहरें, पंप सेट, बांध और बिजली। और यहाँ पर हम ट्रैक्टर से देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ पर सिंचाई की जा रही है। आधुनिक कृषि तरीके, HYV बीज, रासायनिक उर्वरक आदि। तो हमें यहाँ पर ये जो सारणी दी है, आप इसको यहाँ पर भर सकते हैं। फसल का नाम, किस माह में बोई गई, किस माह में काटी गई, सिंचाई का साधन कौन सा है, ये आप अपने गाँव के अकॉर्डिंग इसको भर सकते हैं। अब हम आगे देखते हैं, यहाँ पर मात्रा में अनाज पैदा होने की आशा थी। इसके परिणाम स्वरूप जमीन के उसी टुकड़े में पहले की अपेक्षा कहीं अधिक अनाज की मात्रा पैदा होने लगी। यद्यपि अति उपज प्रजातियों वाले बीजों से अधिकतम उपज पाने के लिए बहुत ज़्यादा पानी तथा रासायनिक खाद और कीटनाशकों की जरूरत थी। अधिक उपज केवल अति उपज प्रजातियों वाले बीजों, सिंचाई, रासायनिक उर्वरक और कीटनाशकों आदि के संयोजन से ही संभव थी। भारत में पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों ने खेती के आधुनिक तरीकों को सबसे पहले प्रयोग किया। इन क्षेत्रों में किसानों ने खेती में सिंचाई के लिए नलकूप और HYV बीजों, रासायनिक उर्वरकों तथा कीटनाशकों का प्रयोग किया। उनमें से कुछ ने ट्रैक्टर और फसल गाहने के लिए मशीनें खरीदी, जिसने जुताई और कटाई के काम को तेज कर दिया। उन्हें इनसे गेहूं की ज़्यादा पैदावार प्राप्त हुई। पालमपुर में परंपरागत बीजों से गेहूं की उपज 1300 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर थी। HYV बीजों से उपज 3200 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर तक पहुंच गई। गेहूं के उत्पादन में बहुत अधिक वृद्धि हुई। किसानों के पास बाजार में बेचने को अब अधिकांश गेहूं की मात्रा उपलब्ध थी, काफ़ी मात्रा उपलब्ध थी। जैसे कि पहले क्या हो रहा था, 1300 थी, 1300 से उसका डबल भी नहीं, एक तरीके से हम बोल सकते हैं उसके तिगुना जो हमें यहाँ पर क्या मिल रहा था, फ़ायदा मिल रहा था। बहुविधि फसल प्रणाली, खेती की आधुनिक विधियां में क्या अंतर है। सारणी 1.2 में भारत में हरित क्रांति के बाद गेहूं और दालों के उत्पादन को करोड़ टन इकाइयों में दिखाया गया है। जैसे कि हम देख सकते हैं, दालों और गेहूं का उत्पादन करोड़ टन। 1965 से 66 में दालों का उत्पादन 10, गेहूं का उत्पादन 10। 1970 से 71 में दालों का उत्पादन 12 और गेहूं का उत्पादन 24। 80 से 81 में 11 और यहाँ पर गेहूं का उत्पादन 36। 1990 से 91 में दालों का उत्पादन 14 और गेहूं का उत्पादन 55। 2000 से 2001 में 11 और यहाँ पर गेहूं का उत्पादन 70। 2010 से 2011 तक दालों का
उत्पादन 18 और गेहूं का उत्पादन 87 हो गया। और 12 और 13 में 18 और यहाँ पर 94 हो गया। 13 और 14 में 19 और 96। 2014 और 15 में 17 और 87। और 2015 से 16 में 17 और 94। 2016 से 17 में 23 और गेहूं का उत्पादन 99। 2017 से 18 में दालों का उत्पादन 24 और गेहूं का उत्पादन 97 यानी 97 हो गया। तो हम देख सकते हैं यहाँ पर कितना ज़्यादा हमको फ़ायदा होता गया है। कृषि निगम और किसान कल्याण विभाग द्वारा फरवरी 2018 में इसे जारी किया गया था। एक आरेख बनाकर दिखाइए, क्या हरित क्रांति दोनों ही फसलों के लिए समान रूप से सफल सिद्ध हुई? विचार विमर्श करें। आधुनिक कृषि विधियों को अपनाने वाले किसान के लिए आवश्यक कार्यशील पूंजी क्या है? पहले की तुलना में कृषि की आधुनिक विधियों के लिए किसानों को अधिक नकद की जरूरत पड़ती है, क्यों? सुझाई गई कुछ क्रियाएं हमको दी गई यहाँ पर। खेत पर जाने के पश्चात अपने क्षेत्र के कुछ किसानों से बातें कर यह मालूम कीजिए, आधुनिक या परंपरागत या मिश्रित खेती की इन विधियों में किसान किसका प्रयोग करते हैं। एक टिप्पणी लिखिए। सिंचाई के क्या स्रोत है? कृषि भूमि के कितने भाग में सिंचाई होती है? बहुत कम, लगभग, आदि, अधिकांश, समस्त। किसान अपने लिए आवश्यक आगत कहाँ से प्राप्त करते हैं? क्या भूमि यह धारण कर पाएगी? भूमि एक प्राकृतिक संसाधन है, अतः इसका सावधानी पूर्वक प्रयोग करने की जरूरत है। वैज्ञानिक रिपोर्टों से संकेत मिलता है कि खेती से आधुनिक कृषि विधियों ने प्राकृतिक संसाधन आधार का अति उपयोग किया है। अनेक क्षेत्रों में हरित क्रांति के कारण उर्वरकों के अधिक प्रयोग से मिट्टी की उर्वरता कम हो गई है। इसके अतिरिक्त नलकूपों से सिंचाई के कारण भूमि जल के सतत प्रयोग से भौम जल स्तर कम हो गया है। मिट्टी की उर्वरता और भौम जल से जैसे पर्यावरणीय संसाधन कई वर्षों में बनते हैं, एक बार नष्ट होने के बाद उन्हें पुनर्जीवित करना बहुत कठिन है। कृषि का भावी विकास सुनिश्चित करने के लिए हमें पर्यावरण की देखभाल करनी चाहिए। हम देख सकते हैं कोई भी चीज़ हमें मिलती है तो उसके फायदे और नुकसान दोनों होते हैं। जैसे कि हम देख सकते हैं हरित क्रांति से हमारा फसल उत्पादन तो बढ़ा, लेकिन क्या हुआ, जो हमारी मिट्टी की उर्वरक क्षमता क्या हो गई, कम हो गई। और जैसे कि हम देख सकते हैं नलकूपों की सिंचाई की वजह से जो हमारे भौम जल का स्तर क्या हो गया, कम हो गया। अब देखते हैं हम सुझाई गई कुछ क्रियाएं। अखबारों पत्रिकाओं से पाठ में दी गई रिपोर्टों पढ़ने के बाद कृषि मंडी को यह बताते हुए अपने शब्दों में एक पत्र लिखिए कि कैसे रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग हानिकारक हो सकता है। पालमपुर गांव कृषि भूमि का वितरण। जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ किस प्रकार कृषि का वितरण किया जा रहा है भूमि का। रासायनिक उर्वरक ऐसे खनिज देते हैं जो पानी में घुल जाते हैं और पौधों को तुरंत उपलब्ध हो जाते हैं, लेकिन मिट्टी इन्हें लंबे समय तक धारण नहीं कर सकती। वे मिट्टी से निकलकर भौम जल, नदियों और तालाबों को प्रदूषित करते हैं। रासायनिक उर्वरक मिट्टी में उपस्थित जीवाणु और सूक्ष्म अवयवों को नष्ट कर सकते हैं। इसका अर्थ है कि उनके प्रयोग के कुछ समय पश्चात मिट्टी पहले की तुलना में कम उपजाऊ रह जाएगी। डाउन टू अर्थ नई दिल्ली। देश में रासायनिक खाद का सबसे अधिक प्रयोग पंजाब में है। रासायनिक खाद के निरंतर प्रयोग ने मिट्टी की गुणवत्ता को कम कर दिया है। पंजाब के किसानों को पहले का उत्पादन स्तर पाने के लिए अब अधिक से अधिक रासायनिक उर्वरकों और अन्य आगतों का प्रयोग करना पड़ता है। इसका मतलब यह है कि वह खेती की लागत बहुत तेजी से बढ़ रही है। द ट्रिब्यून चंडीगढ़। अब हम देख सकते हैं पालमपुर के किसानों में भूमि किस प्रकार वितरित है। आपने यह जान लिया होगा कि खेती के लिए भूमि कितनी महत्वपूर्ण है। दुर्भाग्यवश खेती के काम में लगे सभी लोगों के पास खेती के लिए पर्याप्त भूमि नहीं है। पालमपुर में 450 परिवारों में से लगभग एक तिहाई अर्थात 150 परिवारों के पास खेती के लिए भूमि नहीं है, जो अधिकांशतः दलित है। बाकी परिवारों में से 240 परिवार जिनके पास भूमि है 2 हेक्टेयर से कम क्षेत्रफल वाले छोटे भूमि के टुकड़ों पर खेती करते हैं। भूमि के ऐसे टुकड़ों पर खेती करने से किसानों के परिवार को पर्याप्त आमदनी नहीं होती है। 1960 में कृषक गोविंद के पास 2.25 हेक्टेयर अधिकतर असिंचित भूमि थी। गोविंद अपने 3 पुत्रों की मदद से इस भूमि पर खेती करता था। यद्यपि वे बहुत आराम से नहीं रह रहे थे, लेकिन परिवार अपनी एक भैंस से होने वाली कुछ अतिरिक्त आय के द्वारा अपना गुजारा कर रहा था। गोविंद की मृत्यु के कुछ वर्ष पश्चात यह भूमि उसके तीनों पुत्रों के बीच बंट गई। प्रत्येक के पास अब केवल कितना 0.75 हेक्टेयर भूमि का टुकड़ा था। परंतु अब बेहतर सिंचाई व्यवस्था और खेती की आधुनिक विधियों के बावजूद गोविंद के बेटे अपनी जमीन से गुजारा नहीं कर पा रहे थे। वर्ष के कुछ भाग में उन्हें कुछ अतिरिक्त कार्य भी ढूंढना पड़ता है।
चित्र 1.5 में आप एक गांव के चारों ओर बिखरी हुई भूमि के छोटे छोटे टुकड़ों को देख सकते हैं। इन पर छोटे किसान खेती करते हैं। दूसरी ओर गांव के आधे से ज़्यादा क्षेत्र में काफ़ी बड़े आकार के प्लाट है। पालमपुर में मझोले और बड़े किसानों के 60 परिवार हैं जो 2 हेक्टेयर से अधिक भूमि पर खेती करते हैं। कुछ बड़े किसानों के पास 10 हेक्टेयर या इससे अधिक भूमि भी है। जैसा कि हम यहाँ पर देख सकते हैं, हमको दिखाया गया है 1.6 में खेतों में कार्य, गेहूं की फसल कटाई, बीज बोना, कीटनाशकों का छिड़काव तथा आधुनिक एवं परंपरागत विधियों से फसलों की जुताई। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कैसे यहाँ पर खेतों में बीजों को बोया जा रहा है, फिर उसकी सिंचाई की जा रही है, फिर यहाँ पर उसमें उर्वरक डाला जा रहा है और उसके बाद यहाँ पर इसमें कीटनाशकों का छिड़काव करके और फिर यहाँ पर उसकी जुताई, फसलों की जुताई की जा रही है। तो हम इसको देख सकते हैं। चित्र 1.5 में क्या तुम छोटे किसानों द्वारा खेती में प्रयुक्त भूमि को छायांकित कर सकते हो? किसानों के इतने अधिक परिवार भूमि के इतने छोटे प्लाटों पर क्यों खेती करते हैं? आरेख 1.1 में भारत में किसानों और उनके द्वारा खेती में प्रयुक्त भूमि का वितरण दिया गया है। इसकी कक्षा में चर्चा करें। जैसे कि हम देख सकते हैं कृषि क्षेत्र और कृषकों का वितरण। कृषि क्षेत्र और कृषकों की संख्या 55.4% और यहाँ पर है 44.6%। यहाँ पर देख सकते हैं 85% और यहाँ पर 15%। मझोले और बड़े कृषक 2 हेक्टेयर से अधिक और यहाँ पर सीमांत छोटे कृषक 2 हेक्टेयर से कम। स्रोत पॉकेट बुक ऑफ एग्रीकल्चर स्टेटिस्टिक्स 2017 एवं स्टेट ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर 2017, कृषि सहयोग एवं किसान कल्याण विभाग कृषि जनगणना 2011-12 के अनुसार इसको पेश किया गया है। तो हम देख सकते हैं, आइए चर्चा करते हैं कि आप इस बात से सहमत है कि पालमपुर में कृषि भूमि का वितरण असमान है? क्या भारत में भी ऐसी स्थिति है? व्याख्या कीजिए। श्रम की व्यवस्था कौन करेगा? भूमि के पश्चात श्रम उत्पादन का दूसरा आवश्यक कारक है। खेती में बहुत ज़्यादा परिश्रम की आवश्यकता होती है। छोटे किसान अपने परिवारों के साथ अपने खेतों में स्वयं काम करते हैं। इस तरह वे खेती के लिए आवश्यक श्रम की व्यवस्था स्वयं ही करते हैं। मजदूर और बड़े किसान अपने खेतों में काम करने के लिए दूसरे श्रमिकों को किराए पर लगाते हैं। आइए चर्चा करते हैं। खेतों में किए जाने वाले कार्य को चित्र 1.6 में पहचानिए तथा उनके उचित क्रम में व्यवस्थित कीजिए। खेतों में काम करने के लिए श्रमिक या तो भूमिहीन परिवार से आते हैं या बहुत छोटे प्लॉटों में खेती करने वाले परिवारों से। खेतों में काम करने वाले श्रमिकों का उगाई गई फसल पर कोई अधिकार नहीं होता। जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हैं, आजकल काम मिलना कठिन है। केवल बड़े किसान ही हमें रखते हैं और वहाँ भी बहुत कम दिनों के लिए। घनश्याम एक बड़ा किसान है और उससे अभी अभी हार्वेस्टर खरीदा है, इसलिए इस वर्ष कटाई के मौसम में हमें और भी कम काम मिलेगा। पिछले वर्ष मैंने पूरे वर्ष 5 माह से भी कम समय काम किया था। हमारे पास जुताई के लिए ट्रैक्टर, कटाई के लिए हार्वेस्टर तथा घाई के लिए थ्रेसर है। जहाँ तक कि खरपतवार को साफ करने के लिए कुछ किसान खरपतवार नाशकों को छिड़कते हैं। मुझे स्थानीय साहूकारों को 2000 रुपये देने हैं। मैंने पिछली गर्मियों में 1000 रुपये लिए थे। जब खेतों में काम नहीं था, मैं इसे कैसे कर पाऊंगा? मैं 2 वक्त के भोजन के लिए भी कठिनाई से कमाता हूँ। इस वर्ष मुझे रायगंज में ईंट भट्टे पर काम की तलाश करनी पड़ेगी। मेरी स्थिति भी ज़्यादा अच्छी नहीं है। पिछले कर्ज के कारण साहूकार मुझे ऋण देने से भी मना कर देते हैं। जैसा कि किसानों का होता है, बल्कि उन्हें उन किसानों द्वारा मजदूरी मिलती है जिनके यहाँ वो काम करते हैं। मजदूरी नगद या वस्तु जैसे अनाज के रूप में हो सकती है। कभी कभी श्रमिकों को भोजन भी मिलता है। मजदूरी के एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र, एक फसल से दूसरी फसल और खेत में एक दूसरे कृषि कार्य जैसे बुआई और कटाई के लिए अलग अलग होती है। रोजगार की अवधि में भी काफ़ी भिन्नताएं हैं। खेत में काम करने वाले श्रमिक या तो दैनिक मजदूरी के आधार पर कार्य करते हैं या उन्हें कार्य विशेष जैसे कटाई या पूरे साल के लिए काम पर रखा जा सकता है। डाला पालमपुर में दैनिक मजदूरी पर काम करने वाला एक भूमिहीन श्रमिक है। इसका मतलब है कि उसे लगातार काम ढूंढते रहना पड़ता है। सरकार द्वारा खेतों में काम करने वाले श्रमिकों के लिए एक दिन का न्यूनतम वेतन
₹300 ये मार्च 2017 में निर्धारित है, लेकिन डाला को मात्र ₹160 ही मिलते हैं। पालमपुर में खेतीहर श्रमिकों में बहुत ज़्यादा संप्रदा है, इसलिए लोग कम वेतन में भी काम करने को सहमत हो जाते हैं। डाला अपनी स्थिति के बारे में रामकली से शिकायत करता है, जो कि एक गांव अन्य खेतीहर श्रमिक है। डाला और रामकली दोनों गांव के निर्धनतम व्यक्तियों में से हैं। आइए चर्चा करते हैं, डाला तथा रामकली जैसे खेतीहर श्रमिक गरीब क्यों हैं। गोसाईपुर और मझौली उत्तर बिहार के दो गांव हैं। दोनों गांव के कुल 850 परिवारों में से 250 से अधिक पुरुष ऐसे हैं जो पंजाब और हरियाणा के ग्रामीण इलाकों या दिल्ली, मुंबई, सूरत, हैदराबाद, नागपुर में काम कर रहे हैं। इस प्रकार का प्रवास अधिक संख्य भारतीय गाँव में होता है। लोग प्रवास क्यों करते हैं? क्या आप इस बात की व्याख्या अपनी कल्पना के आधार पर कर सकते हैं कि गोसाईपुर और मझौली के प्रवासी अपने गंतव्य पर किस तरह काम करते होंगे? खेतों के लिए आवश्यक पूंजी। आप पहले ही देख चुके हैं कि खेतों के आधुनिक तरीकों के लिए बहुत अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है। अतः अब किसानों को पहले की अपेक्षा ज़्यादा पैसा चाहिए। अधिक छोटे किसानों को पूंजी की व्यवस्था करने के लिए पैसा उधार लेना पड़ता है। वे बड़े किसानों से या गाँव के साहूकारों से या खेती के लिए विभिन्न आगतों की पूर्ति करने वाले व्यापारियों से कर्ज लेते हैं। ऐसे कर्जों पर ब्याज की दर बहुत ऊंची होती है। कर्ज चुकाने के लिए उन्हें बहुत कष्ट सहने पड़ते हैं। सविता की कहानी। सविता एक लघु कृषक है। वह अपनी 1 हेक्टेयर जमीन पर गेहूं पैदा करने की योजना बनाती है। बीज और कीटनाशकों के अतिरिक्त उसे पानी खरीदने और खेती के औजारों की मरम्मत करवाने के लिए नगद पैसों की जरूरत है। उसका अनुमान है कि कार्यशील पूंजी के रूप में ही उसे 3000 रुपये चाहिए। उसके पास पैसा नहीं है, इसलिए वह एक बड़े किसान तेजपाल सिंह से कर्ज लेने का निर्णय लेती है। तेजपाल सिंह सविता को 24% की दर पर 4 महीने के लिए कर्ज देने को तैयार हो जाता है, जो ब्याज की एक बहुत ऊंची दर है। सविता को यह भी वचन देना पड़ता है कि वह कटाई के मौसम में उसके खेतों में एक श्रमिक के रूप में 100 रुपये प्रतिदिन पर काम करेगी। आप भी कह सकते हैं कि यह मजदूरी बहुत कम है। सविता जानती है कि उसे अपने खेत की कटाई पूरी करने में बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और उसके बाद तेजपाल के खेतों में श्रमिक की तरह काम करना होगा। कटाई का समय बहुत व्यस्त होता है। 3 बच्चों की मां के रूप में उस पर घर के कामों की भी बहुत जिम्मेदारी है। सविता इन कठोर शर्तों को मानने के लिए तैयार हो जाती है, क्योंकि उसे मालूम है कि छोटे किसानों को कर्ज मिलना बहुत कठिन है। दूसरा, छोटे किसानों के विपरीत मझोले और बड़े किसानों को खेती से बचत होती है। इस तरह वे आवश्यक पूंजी की व्यवस्था कर लेते हैं। इन किसानों को बचत कैसे होती है, आप इसका उत्तर अगले भाग में पाएंगे। अब तक की कहानी हमने देखा कि हमने उत्पादन के 3 कारकों को भूमि, श्रम और पूंजी तथा खेती में उनके प्रयोग के बारे में पढ़ा। आइए अब दिए गए रिक्त स्थानों को भरें। उत्पादन के 3 कारकों में श्रम उत्पादन सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में उपलब्ध कारक है। ऐसे अनेक लोग हैं जो गांव में खेतीहर मजदूर के रूप में काम करने के लिए तैयार है, जबकि काम के अवसर सीमित है। वे या तो भूमिहीन परिवार से या फिर दलित हैं। उन्हें बहुत कम मजदूरी मिलती है और वे एक कठिन जीवन जीते हैं। श्रम के विपरीत उत्पादन का एक दुर्लभ कारक है। श्रम के विपरीत क्या है यहाँ पर कि श्रम भी नहीं मिल पा रहा और मजदूरी का और जो फसल उत्पादन है वो भी कम है। कृषि भूमि का क्षेत्र बहुत ही कम है। इसके अतिरिक्त उपलब्ध भूमि असमान रूप से खेती में लगे लोगों को वितरित है। ऐसे कई छोटे किसान हैं जो भूमि के छोटे टुकड़ों पर खेती करते हैं और जिनकी स्थिति भूमिहीन खेतीहर मजदूरों से बेहतर नहीं है। उपलब्ध भूमि का अधिकतम प्रयोग करने के लिए किसान का उपयोग करते हैं। इस दोनों फसलों के उत्पादन में वृद्धि हुई है। खेतों की आधुनिक विधियों में अत्यधिक आवश्यकता छोटे किसानों को सामान्यतः पूंजी की व्यवस्था करने के लिए पैसा उधार लेना पड़ता है और कर्ज चुकाने के लिए उन्हें बहुत कष्ट सहने पड़ते हैं। इसलिए विशेष रूप से छोटे किसानों के लिए पूंजी भी उत्पादन का एक दुर्लभ कारक है। यद्यपि भूमि और पूंजी दोनों दुर्लभ है, उत्पादन के इन दोनों कारकों में एक मूल अंतर है। प्राकृतिक संसाधन है जबकि मानव निर्मित पूंजी को बढ़ाना संभव है, जबकि भूमि स्थिर है। इसलिए यह बहुत आवश्यक है कि हम भूमि और खेती में प्रयुक्त अन्य प्राकृतिक संसाधनों की अच्छी तरह देखभाल करें। जैसे कि प्राकृतिक संसाधन कैसे, जैसे कि हमको प्राप्त हो रही है मिट्टी की उर्वरक क्षमता, उसको बनाए रखने के लिए हमें उसकी देखभाल करना चाहिए। पानी का हमें अत्यधिक उपयोग नहीं करना चाहिए।
चाहिए, ऐसे हम इसका देखभाल कर सकते हैं। अधिशेष कृषि उत्पादनों की बिक्री। मान लीजिए कि किसानों ने उत्पादन के तीनों कारकों का प्रयोग कर अपनी भूमि में गेहूं पैदा किया है। गेहूं की कटाई की जाती है और उत्पादन पूर्ण हो जाता है। किसान गेहूं का कार्य करते हैं, वे परिवार के उपभोग के लिए कुछ गेहूं रख लेते हैं और अधिशेष गेहूं बेच देते हैं। सविता और गोविंद के बेटों जैसे छोटे किसानों के पास बहुत कम अधिशेष गेहूं होता है, क्योंकि उनका कुल उत्पादन बहुत कम होता है तथा इसमें से एक बड़ा भाग वे परिवार की आवश्यकताओं के लिए रख लेते हैं। इसलिए मझोले और बड़े किसान ही बाजार में गेहूं की पूर्ति करते हैं। और चित्र 1.1 में आप गेहूं से लदी बाजार जाती बैलगाड़ी देख सकते हैं। बाजार में व्यापारी गेहूं खरीद कर उसे आगे कस्बों और शहरों के दुकानदारों को बेच देते हैं। एक बड़े किसान तेजपाल को अपनी समस्त भूमि से 350 कुंटल गेहूं अधिकांश प्राप्त होता है। अपने अतिरिक्त गेहूं को वह रायगंज के बाजार में बेच देता है और अच्छी कमाई करता है। तेजपाल सिंह इस कमाई का क्या करता है? पिछले वर्ष तेजपाल सिंह ने अधिकांश पैसा बैंक के अपने खाते में जमा कर दिया था। बाद में उसने इस पैसे का उपयोग सविता जैसे किसानों को कर्ज देने में किया, जिन्हें कर्ज की आवश्यकता थी। उसने बचत का उपयोग अगले मौसम की खेती के लिए कार्यशील पूंजी की व्यवस्था करने में भी किया। इस वर्ष तेजपाल सिंह बचत के पैसों से एक और ट्रैक्टर खरीदने की योजना बना रहा है। दूसरे ट्रैक्टर से उसकी स्थिर पूंजी में वृद्धि हो जाएगी। तेजपाल किसान की भांति दूसरे बड़े और मझोले किसान भी खेती के अधिकांश कृषि उत्पादनों को बेचते हैं। कमाई के एक भाग को अगले मौसम के लिए पूंजी की व्यवस्था के लिए बचाकर रखा जाता है। इस तरह वे अपनी खेती के लिए पूंजी की व्यवस्था अपनी ही बचतों से कर लेते हैं। कुछ किसान बचत का उपयोग पशु, ट्रक आदि खरीदने अथवा दुकान खोलने में भी करते हैं। जैसा कि हम देखेंगे, इन सबको क्या कहते हैं? गैर कृषि कार्यों के लिए पूंजी कहते हैं। पालमपुर में गैर कृषि क्रियाएं। हमने देखा कि पालमपुर में खेती की प्रमुख उत्पादक क्रियाएं हैं। अब हम कुछ गैर कृषि उत्पादन क्रियाओं पर विचार करेंगे। पालमपुर में काम करने वाले केवल 25% लोग कृषि के अतिरिक्त अन्य कार्य करते हैं, जैसे कि डेयरी। अन्य प्रचलित क्रिया। पालमपुर के कई परिवारों में डेयरी एक प्रचलित क्रिया है। लोग अपनी भैंसों को कई तरह की घास, बरसात के मौसम में उगने वाली ज्वार, बाजरा, चरी खिलाते हैं। दूध को निकट के बड़े गांव रायगंज में बेचा जाता है। शाहपुर शहर के 2 व्यापारियों ने रायगंज में दूध संग्रहण एवं शीतलन केंद्र खोला हुआ है, जहां से दूध जो दूर दराज के शहरों, कस्बों में भेजा जाता है। हम 3 किसानों के उदाहरण लेते हैं। प्रत्येक ने अपने खेतों में गेहूं बोया है, यद्यपि उनका उत्पादन भिन्न भिन्न है। स्तंभ 2, दूसरा किसान। प्रत्येक किसान के परिवार द्वारा गेहूं का उपभोग समान है। देखिए तीसरे स्तंभ, तीसरा किसान। इस वर्ष के समस्त अधिकांश गेहूं का उपयोग अगले वर्ष के उत्पादन के लिए पूंजी के रूप में किया जाता है। यहाँ भी मान लीजिए कि उत्पादन इसमें प्रयुक्त होने वाली पूंजी का दोगुना होता है। सारणी को हम देख सकते हैं यहाँ पर। पहला किसान, वर्ष 1 में उत्पादन 100, उपभोग 40, अधिकांश उत्पादन 60 और अगले वर्ष के लिए पूंजी 60। वर्ष 2 में उत्पादन 120, उपभोग 40 और वर्ष 3 में सिर्फ उपभोग 40 रह गया है। तो अब हम यहाँ पर देखते हैं दूसरा किसान क्या करता है। वर्ष 1 में उत्पादन 80 होता है, उपभोग 40। वर्ष 2 में उपभोग 40, वर्ष 3 में उपभोग 40। और तीसरा जो तृतीय किसान रहता है वो क्या करता है? उत्पादन उसका वर्ष 1 में 60 होता है, उपभोग 40 होता है, वर्ष 2 में 40 उपभोग और वर्ष 3 में उपभोग 40 होता है। तीनों किसान के गेहूं के तीनों वर्षों के उत्पादन की तुलना कीजिए। तीसरे वर्ष तीसरे किसान के साथ क्या हुआ? क्या वह उत्पादन जारी रख सकता है? उत्पादन जारी रखने के लिए उसे क्या करना होगा? पालमपुर में लघु स्तरीय विनिर्माण का एक उदाहरण। इस समय पालमपुर में 50 से कम लोग विनिर्माण कार्यों में लगे हैं। शहरों और कस्बों में बड़ी फैक्ट्रियों में होने वाले विनिर्माण के विपरीत पालमपुर में विनिर्माण में बहुत सरल उत्पादन विधियों का प्रयोग होता है और इसे छोटे पैमाने पर किया जाता है। विनिर्माण कार्य पारिवारिक श्रम की सहायता से अधिकतर घरों या खेतों में किया जाता है। श्रमिकों को कभी कभार किराए पर लिया जाता है। मिश्री लाल की कहानी। मिश्री लाल ने गन्ना पेरने वाले एक मशीन खरीदी है जो बिजली से चलती है और उसे अपने खेत में लगाया है। पहले गन्नों को पेरने का काम बैलों की मदद से किया जाता था, पर अब लोग इसे मशीनों से करना पसंद करते हैं। मिश्री लाल दूसरे किसानों से भी गन्ना खरीदकर उससे गुड़ बनाता है। गुड़ को फिर शाहपुर के व्यापारियों को बेचा जाता है। इस प्रक्रिया में मिश्री लाल थोड़ा लाभ कमा लेता है।
मिश्री लाल को गुड़ बनाने की उत्पादन इकाई लगाने में कितनी पूंजी की जरूरत पड़ी? इस कार्य में श्रम कौन उपलब्ध कराता है? क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि मिश्री लाल क्यों अपना लाभ नहीं बढ़ा पा रहा है? क्या आप ऐसे कारणों के बारे में सोच सकते हैं जिनसे उसे हानि भी हो सकती है? मिश्री लाल अपना गुड़ गांव में न बेचकर शाहपुर के व्यापारियों को क्यों बेचता है? इन सभी के बारे में आप चर्चा कर सकते हैं। पालमपुर के दुकानदार। पालमपुर में ज़्यादा लोग व्यापार वस्तु विनिमय नहीं करते। पालमपुर के व्यापारी वे दुकानदार हैं जो शहरों के थोक बाजारों से कई प्रकार की वस्तुएं खरीदते हैं और उन्हें गांव में लाकर बेचते हैं। आप देखेंगे कि गांव में छोटे जनरल स्टोरों में चावल, गेहूं, चाय, तेल, बिस्कुट, साबुन, टूथपेस्ट, बैटरी, मोमबत्तियां, कॉपियां, पेन, पेंसिल, यहाँ तक कि कुछ कपड़े भी बिकते हैं। कुछ परिवारों ने जिनके घर बस स्टैंड के निकट है अपने घर के एक भाग में छोटी दुकान खोल ली है। वे खाने की चीजें बेचते हैं। करीम की कहानी। करीम के ने गांव में एक कंप्यूटर केंद्र खोल लिया है। हाल ही के वर्षों में कई विद्यार्थी शाहपुर शहर के कॉलेज जाने लगे हैं। करीम ने देखा कि गांव के कई छात्र शहर के कंप्यूटर कक्षाओं में जाते हैं। गांव में 2 महिलाओं के पास कंप्यूटर अनुप्रयोग में डिग्री है। उसने उन्हें काम पर लगाने का निश्चय किया। उसने कंप्यूटर खरीदे और अपने घर में बाजार की ओर खुले बाहर के कमरे में कक्षाएं प्रारंभ की। हाई स्कूल के छात्रों ने पर्याप्त संख्या में इन कक्षाओं में आना प्रारंभ कर दिया है। करीम की पूंजी और श्रम किस रूप से मिश्री लाल की पूंजी और श्रम से भिन्न है? इससे पहले कि किसी और किसान ने कंप्यूटर केंद्र क्यों नहीं शुरू किया? संभावित कारणों की चर्चा कीजिए। अब हम देखते हैं परिवहन तेजी से विकसित होता है। एक क्षेत्र के पालमपुर और रायगंज के बीच सड़क पर कई प्रकार के वाहन चलते हैं। रिक्शा वाले, तांगे वाले, जीप, ट्रैक्टर, ट्रक ड्राइवर तथा परंपरागत बैलगाड़ी और दूसरी गाड़ियां चलाने वाले वे लोग हैं जो परिवहन सेवाओं में शामिल हैं। वे लोगों और वस्तुओं को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं और इसके बदले में उन्हें पैसे मिलते हैं। गत कई वर्षों में परिवहन से जुड़े लोगों की संख्या बहुत बढ़ गई है। किशोर की कहानी। किशोर एक खेतीहर मजदूर है। अन्य ऐसे ही श्रमिकों की भांति किशोर को अपनी मजदूरी से अपने घर परिवार की आवश्यकताओं की पूर्ति करने में कठिनाई होती थी। कुछ वर्ष पहले किशोर ने बैंक से कर्ज लिया था। यह एक सरकारी कार्यक्रम के अंतर्गत था जिसमें भूमिहीन निर्धन परिवारों को सस्ते कर्ज दिए जा रहे थे। किशोरों ने इस पैसों से एक भैंस खरीदी। अब वह भैंस का दूध बेचता है। अब उसने अपनी भैंसा गाड़ी भी बना ली है जिसमें कई प्रकार के सामान ले जाता है। सप्ताह में एक दिन वह गंगा के किनारे से कुम्हार के लिए मिट्टी लेकर आता है या कभी कभी वह गुड़ अथवा अन्य वस्तुओं को लेकर शाहपुर जाता है। हर एक महीने से उसे परिवहन संबंधित कोई ना कोई काम मिल जाता है। परिणाम स्वरूप किशोर पिछले वर्षों की तुलना में अब अधिक कमाने लगा है। आइए चर्चा करते हैं किशोर की स्थायी पूंजी क्या है। क्या आप सोच सकते हैं कि उसकी कार्यशील पूंजी कितनी होगी? किशोर कितनी उत्पादन क्रियाओं में लगा हुआ है? क्या आप कह सकते हैं कि किशोर को पालमपुर की अच्छी सड़कों से लाभ हुआ है? तो आप इनके बारे में बता सकते हैं। सारांश देख लेते हैं हम। गांव में खेती मुख्य उत्पादन क्रिया है। पिछले वर्षों में खेती की विधियों में कई महत्वपूर्ण परिवर्तन आए हुए हैं। इनकी वजह से किसान उतनी ही भूमि से अधिक फसल पैदा करने लगे। यह एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है क्योंकि भूमि स्थायी तथा दुर्लभ है। उत्पादन को बढ़ाने के लिए भूमि अन्य प्राकृतिक संसाधनों पर बहुत अधिक दबाव पड़ जाता है। जैसे कि हमने देखा था कि भूमि उत्पादन की नई नई क्रियाएं आई हैं, उनसे क्या हुआ, किसानों को काफ़ी लाभ मिला है और इससे भूमि उत्पादन में वृद्धि हुई है। खेती की नई विधियों में कम भूमि परंतु अधिक पूंजी की जरूरत पड़ती है। मजदूर और बड़े किसान अपने उत्पादन से हुई बचत से अगले मौसम के लिए पूंजी की व्यवस्था कर लेते हैं। दूसरी ओर छोटे किसानों के लिए, जो भारत किसानों की कुल संख्या का 80% भाग है, पूंजी की व्यवस्था करना बहुत कठिन है। उनके भूखंड का आकार छोटा होने के कारण उनका उत्पादन पर्याप्त नहीं होता। अतिरिक्त साधनों की कमी के कारण वे अपनी बचत से पूंजी नहीं निकाल पाते, अतः उन्हें कर्ज लेना पड़ता है। कर्ज के अतिरिक्त कई छोटे किसानों को अपने परिवार के भरण पोषण के लिए खेतिहर मजदूर के रूप में अतिरिक्त काम भी करना पड़ता था। जैसे कि ऐसा हुआ करता था, हमने देखा था अभी इस चैप्टर में, कुछ किसान हुआ करते थे जिनके पास बहुत ही कम ज़मीन थी, तो वो क्या करते थे, उस ज़मीन के लिए बुआई वगैरह के लिए फसलों के लिए क्या करते थे, जो वहाँ के खेतीहर, जो एक तरीके से जो बड़े लोग हुआ करते थे, जो किसान जिनके पास ज़्यादा पैसे हुआ करते थे, उन किसानों से कुछ ऋण लिया करते थे उधार, और उनको
अतिरिक्त पैसे के साथ में यानी ब्याज के साथ उनको वापस लौटा दिया करते थे। श्रम पूर्ति उत्पादन के अन्य कारकों की तुलना में सबसे अधिक प्रचुर है, अतः नई विधियों में श्रम का अधिक प्रयोग करना आदर्श होता है। दुर्भाग्यवश ऐसा नहीं हुआ। खेती में श्रमिकों का उपयोग सीमित है। अवसरों की तलाश में श्रमिक आस पड़ोस के गांव, शहरों तथा कस्बों में जा रहे हैं। कुछ श्रमिक ने गांव में ही गैर कृषि क्षेत्र में काम करना प्रारंभ कर दिया है। इस समय गांव में गैर कृषि क्षेत्र बहुत बड़ा नहीं है। भारत में ग्रामीण क्षेत्र के 100 कामगारों में से केवल 24 ही गैर कृषि कार्यों में लगे हैं। यद्यपि गांव में अनेक प्रकार की गैर कृषि कार्य होते हैं। हमने केवल कुछ ही उदाहरण देखे। प्रत्येक कार्य में नियुक्त लोगों की संख्या बहुत ही कम है। हम चाहेंगे कि भविष्य में गांव में कृषि उत्पादन क्रियाओं में वृद्धि हो। खेती के विपरीत गैर कृषि कार्यों में कम भूमि की आवश्यकता होती है। लोग कम पूंजी से भी गैर कृषि कार्य कम प्रारंभ कर सकते हैं। इस पूंजी को प्राप्त कैसे किया जाता है? या तो अपनी ही बचत का प्रयोग किया जाता है या फिर कर्ज लिया जाता है। आवश्यकता है कि कर्ज की बजाय कम दर उपलब्ध हो ताकि बिना बचत वाले लोग भी गैर कृषि कार्य करना शुरू कर सकें। गैर कृषि कार्यों के प्रसार के लिए यह आवश्यक है कि ऐसे बाजार हो जहां वस्तुएं और सेवाएं बेची जा सके। पालमपुर में हमने देखा कि आस पड़ोस के गांवों, कस्बों, शहरों में दूध, गुड़, गेहूं आदि उपलब्ध है। जैसे से ज़्यादा गांव, कस्बों और शहरों से अच्छी सड़कों, परिवहन और टेलीफोन से जुड़ेंगे, भविष्य में गांव में गैर कृषि उत्पादन क्रियाओं के अवसर बढ़ेंगे। अब हमें अभ्यास के लिए कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं। इन क्वेश्चंस के आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। उम्मीद है जो हमारा आज का चैप्टर आपको अच्छा लगा। अगर हमारा आज का चैप्टर आपको अच्छा लगा है तो इसी तरह की अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। ओके, थैंक यू सो मच।